सीयूटी एग्जाम देने के बाद यूनिवर्सिटीज में एडमिशन कैसे होता है, कॉलेज का सिलेक्शन कैसे करना है, कोर्स में कैसे अप्लाई करना होता है और सीयूटी एग्जाम कहाँ कहाँ पे आप यूज कर सकते हो, इन सभी चीजों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो देखिए, पिछले सालों में जब हमने स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन करा एग्जामिनेशन सेंटर के बारे कि आप किस कोर्स को टारगेट कर रहे हो, मोस्टली स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता था और बाकी स्टूडेंट जिनको पता होता था उनको यूनिवर्सिटी के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं पता थी। तो ये वीडियो शायद आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर कर देगी कि सीयूटी का यूज आप किस तरीके से कर सकते हैं और सीयूटी किस तरीके से आपके लिए एक एडवांटेज बन सकता है, ये भी आपको पता चल जाएगा। तो सीयूटी की सबसे बड़ी एडवांटेज यही है कि आप मोर देन 200 प्लस यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर सकते हैं एडमिशंस के लिए। लेकिन क्या ये सभी यूनिवर्सिटीज आपके काम की है? कहने को तो यहाँ पे 250 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो एप्लीकेशंस आती है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी और बीएचयू के लिए आती है, क्योंकि ये इंडिया की टॉप नॉच सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में आता है। बाकी जितने भी ऑप्शंस हैं वो आपको अपनी रिसर्च के बेसिस पे ही मिलते हैं, इसलिए आप लोगों को बैकअप प्लान बनाने पड़ेंगे। इन दो यूनिवर्सिटीज़ से हट के आपको और भी ऑप्शंस एक्सप्लोर करने पड़ेंगे। तो इसका क्या फंडा होता है? सबसे पहले आपको ये देखना है कि सेंट्रल में टॉप कौन सी है। सेंट्रल के बाद सीधा जाओ स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, आपके स्टेट में कौन सी यूनिवर्सिटी आपको सही लग रही है उसमें अप्लाई करो। देन उसके बाद डीम्ड यूनिवर्सिटी में जाओ और उसके बाद प्राइवेट यूनिवर्सिटी में। ये आपकी हायरार्की होनी चाहिए जब आप कॉलेज में अप्लाई करते हैं। इनकेस अगर आपको स्टेट यूनिवर्सिटीज़ नहीं मिल पा रही, अच्छी नहीं पता चल पा रही, तो आप स्टेट के अंदर ही अच्छी डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में भी अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं सीयूटी एग्जाम के बाद आगे किस तरीके से आपको काउंसलिंग में घुसना है और कैसे आपको एडमिशन मिलेगा। अब देखिए, यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करने से पहले आपके पास एक स्कोर होना जरूरी है। अब स्कोर को कैसे यूटिलाइज करेंगे, स्कोर कैसे आपको मिलेगा, उसके बारे में बात करते हैं। पहले तो सबसे पहला स्टेप होता है आंसर की। एनटीए आपका आंसर की रिलीज करता है जो कि प्रोविजनल होती है। इसके बेसिस पे आप लोगों को अपना रिस्पांस जो है मैच करना होता है। रिस्पांस शीट आपको दी जाएगी कि आप क्या आंसर करके आए थे और करेक्ट आंसर क्या है वो यहाँ पे मेंशन करा गया होगा। इनकेस अगर आपने करेक्ट मेंशन कर रखा है और एनटीए ने उसको गलत दिया हुआ है तो आप इसके केस पे क्या कर सकते हैं? ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं। चैलेंज करने पे अगर वो प्रूफ हो जाता है तो आपको उसके मार्क्स मिल जाएंगे। तो इस तरीके से इसका भी एक टाइम ड्यूरेशन आता है। आंसर की के बाद आपको टाइम दिया जाएगा ऑब्जेक्शन रेज करने का। ऑब्जेक्शन रेज करने का जब विंडो ओवर हो जाता है देन उसके बाद आपका फाइनल रिजल्ट आता है, जिसके अंदर आपको नॉर्मलाइज स्कोर दिया जाता है। अभी स्टार्टिंग में जब आपको रिजल्ट मिलेगा तो ये बेसिकली रॉ स्कोर होता है। रॉ स्कोर के अंदर आपके मार्क्स आ जाएंगे कैलकुलेट करके, क्योंकि आपको पता है कि सीयूटी का एग्जाम अलग अलग शिफ्ट में कंडक्ट हुआ था। कभी फर्स्ट शिफ्ट में हुआ है, कभी सेकंड शिफ्ट के अंदर हुआ है। सेम एग्जाम डिफरेंट डिफरेंट डेज पे कंडक्ट हुए हैं। तो इससे क्या होता है, किसी स्टूडेंट को लगता है कि मेरा एग्जाम पहले कंडक्ट हो गया, बाद में जो स्टूडेंट है उनको एडवांटेज मिल गया, उनको ज़्यादा टाइम मिल गया होगा। किसी शिफ्ट के अंदर ईजी एग्जाम आ जाता है, किसी में डिफिकल्ट आ जाता है। तो इसके लिए एनटीए क्या करता है, अपना नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला लगाता है, जिसके बेसिस पे आपको परसेंटाइल के अंदर फाइनल रिजल्ट दे दिया जाता है। अब जब ये परसेंटाइल आ गई ना, तो यहीं से आपका एडमिशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। बेसिकली एक्चुअल जो एडमिशन प्रोसेस होगा वो आपका परसेंटाइल के बाद होगा, क्योंकि जब तक यूनिवर्सिटी के पास स्कोर नहीं आएगा, आपको नहीं पता कि आपका स्कोर क्या है, तो यूनिवर्सिटी किस बेसिस पे आपको एडमिशन दे। तो जैसे आपको परसेंटाइल मिल गई, यहां से सारी चीजें क्लियर हो जाती है। अब देखिए, यहाँ पे फेज 1, फेज 2, फेज 3 को समझेंगे। उससे पहले मैं आपको समझा देता हूं कि सीयूटी आपको सिर्फ एक स्कोर प्रोवाइड करता है, एक एलिजिबल बनाता है स्टूडेंट्स को अप्लाई करने के लिए। बाकी का जो काम है वो आपको सेपरेटली खुद से करना होगा। चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं, वेदर इट इज योर दिल्ली यूनिवर्सिटी, बीएचयू, जेएमआई, अदर यूनिवर्सिटीज। ठीक है, जेएमआई के तो कुछ ही रेयर के कोर्सेज है, अप्रॉक्सीमेटली 10 to 15 कोर्सेज हैं जो सीयूटी में आते हैं। बाकी सबके लिए तो खुद का एंट्रेंस एग्जाम करवाते हैं। मोस्टली देखोगे तो डीयू और बीएचयू में अगर आप इसके अलावा और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो तो इनके लिए आपको सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने पड़ेंगे। जिस भी यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो प्राइमरीली, उसकी वेबसाइट को आपको ट्रैक करके रखना पड़ेगा। अब केस में बात करें, इस केस में बात करें तो देखिए, डीयू का क्या होता है, सबसे पहले फेज 1 ओपन होता है। फेज 1 स्टार्ट होता है सीयूटी के रिजल्ट आने से पहले, यानी कि जो स्कोर आपको मिलेगा ना, इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी अपना फेज 1 स्टार्ट कर देगा, जिसमें बेसिक रजिस्ट्रेशन आपकी स्टार्ट हो जाएगी। सेम बीएचयू भी कर सकता है, अदर यूनिवर्सिटीज भी कर सकती है। लेकिन जैसा इस साल का सिनेरियो चल रहा है, लाइक नीट का इस टाइम पे चल रहा है काफी, तो नीट का री एग्जाम होगा। उसके बाद आप लोगों को बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो इधर उधर भी अप्लाई कर रहे होंगे, उन्होंने सीयूटी का एग्जाम भी दिया होगा। तो इस केस के अंदर आपका जो काउंसलिंग का प्रोसेस है इस साल थोड़ा डिले हो सकता है। लेकिन अभी हम जो बात कर रहे हैं कि काउंसलिंग स्टार्ट कब होती है और कैसे इसमें पार्टिसिपेट करते हो। तो फर्स्ट थिंग इज योर, सबसे पहले आपको अपना फेज 1 में रजिस्ट्रेशन करना होगा। डीयू ने अभी स्टिल ओपन नहीं करा है, बीएचयू ने अभी तक ओपन नहीं करा है, बाकी यूनिवर्सिटीज का भी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। मोस्ट प्रोबेबली फर्स्ट वीक ऑफ जून के अंदर आप लोगों को, यानी कि इस वीक के अंदर रजिस्ट्रेशन का फेज 1 देखने को मिल सकता है। अब रिजल्ट आने के बाद जैसे अब आपने अप्लाई करा यूनिवर्सिटी के अंदर, उसके बाद
फेज 2 स्टार्ट होता है। अब ये फेज 2 क्या होता है, आपकी बेसिक रजिस्ट्रेशन हो गई थी, रिजल्ट आउट हुआ और फेज 2 स्टार्ट हुआ। फेज 2 में क्या होगा, बेसिकली आपकी प्रेफरेंस ली जाती है कि आप पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में किस कॉलेज के अंदर किस कोर्स में अप्लाई करना चाहते हैं। तो दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलेज प्लस कोर्स। बेसिकली आप बेसिकली किसी कॉलेज में अप्लाई नहीं करोगे, आप कोर्स के अंदर अप्लाई करोगे। अब वो कोर्स किस किस कॉलेज में अवेलेबल है, लाइक अगर हम ड्यू के बारे में बात करें तो भाई इनके पास एक कॉलेज तो है नहीं, इनके पास बहुत सारे कॉलेजेस हैं। अब हर एक कॉलेज में तो आप जाके अलग अलग से अप्लाई नहीं करोगे एडमिशन के लिए, अलग अलग कोर्स में तो नहीं करोगे। तो इसलिए यूनिवर्सिटी ने अपना CSAS का पोर्टल बना रखा है, BHU का अपना काउंसलिंग का पोर्टल है। आप सेंट्रली यहाँ पे रजिस्टर करते हैं और यहाँ पे आपको एक प्रॉपर ऑप्शन दिया जाता है कि आप किस किस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, किस कोर्स में अप्लाई करना चाहते हैं, उसकी प्रेफरेंस फिलिंग करेंगे। अब प्रेफरेंस फिलिंग इज व्हाट, कि आप किस कोर्स को प्रेफरेंस देना चाहते हैं, किस कॉलेज को प्रेफरेंस देना चाहते हैं, उस ऑर्डर में आपको अपने कॉलेजेस अरेंज करने होते हैं। ये मैं स्पेसिफिकली ड्यू के केस में बात कर रहा हूँ, बाकी यूनिवर्सिटी का कितने कॉलेज एफिलिएट करता है वो वहाँ पे मैटर करेगी चीजें। तो ये होता है आपका प्रेफरेंस फिलिंग का। उसके बाद आती है सीट अलॉटमेंट। सीट अलॉटमेंट में क्या होगा, आपने अपनी प्रेफरेंस फिलिंग दे दी है, भाई मैं इस कॉलेज में अप्लाई करना चाहता हूँ, इस कोर्स में अप्लाई करना चाहते हो। उसके बाद एक विंडो आती है कि भाई इनको लॉक कर देते हैं। अब हम और नहीं पूछेंगे स्टूडेंट से कि कौन कौन से कोर्स में अप्लाई करना है, वो डायरेक्टली उस विंडो को लॉक कर देंगे। अब लॉक करने के बाद डायरेक्टली रिजल्ट डिक्लेयर करा जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ योर CUT स्कोर। अगर आपका उस मेरिट में नाम आ रहा है, यानी कि उससे पहले एक सिमुलेटेड रैंक लिस्ट भी मिलता है आपको कि पर्टिकुलर कोर्स के अंदर आपका कितना रैंक बन रहा है। अब देखा जाता है यहाँ से कि आप किस कोर्स में ज्यादा चांसेस आपके एडमिशन के मिलने वाले हैं। ठीक है, ये सिमुलेटेड रैंक लिस्ट, ये सारी चीजें मैं आपको आने वाले टाइम में समझाऊंगा बहुत डिटेल के अंदर। अभी मैं बताना चाह रहा हूँ कि काउंसलिंग का फ्लो क्या होता है। तो यहाँ पे आपको आपके स्कोर के बेसिस में अलॉटमेंट मिलेगी। अलॉटमेंट मिलने के बाद आपको सीट एक्सेप्ट करनी है, अगर आपको अलॉटमेंट मिल गई है, नहीं तो आपको नेक्स्ट राउंड में फॉरवर्ड कर दिया जाता है। एक्सेप्ट करने के बाद आपको फी पेमेंट करनी होती है। देन कॉलेज आपकी वेरिफिकेशन करेगा, यूनिवर्सिटी आपकी वेरिफिकेशन करेगा। उसके बाद आपको बोला जाएगा कि आप अपग्रेड करना चाहते हो या फिर इस सीट से सेटिस्फाइड हो। अगर आप कॉलेज से सेटिस्फाइड हो तो आप क्या करोगे, एक्सेप्ट कर लोगे, नहीं तो आप अपग्रेड पे क्लिक कर दोगे और नेक्स्ट राउंड के चले जाओगे। ड्यू के अंदर देखा गया है कि 2 राउंड होते हैं मैक्सिमम, जिसमें सारी सीटें चली जाती है। आगे के जो राउंड्स होते हैं वो डिपेंड करता है कि सीट्स आगे अवेलेबल है या नहीं। तो इन फैक्टर्स पे सारी चीज़ें डिपेंड करती है। फिर आपको फाइनल फ्रीज करना है और कॉलेज में जाकर रिपोर्टिंग करनी होती है। इस तरीके से आपका एडमिशन चलता है। घुमा फिरा के देखा जाए तो भैया आपको इंडिविजुअली यूनिवर्सिटी का जो काउंसलिंग है वो अच्छे से अटेंड करना पड़ेगा, चाहे वो XYZ किस भी यूनिवर्सिटी के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। सबके अपने अपने टर्म्स एंड कंडीशन है, सबके अपने एप्लीकेशन फॉर्म की फीस है, सबके अपने अपने रूल्स एंड रेगुलेशन सेट करे गए हैं। अब इस दौरान आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो रेडी रखने पड़ेंगे। ठीक है, CUT एग्जाम देने के बाद सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी कर लो अच्छे से। डॉक्यूमेंट्स में आपको अपने ID प्रूफ रखना है, कैटेगरी सर्टिफिकेट्स अगर आप अप्लाई कर रहे हो, EWS के लिए अप्लाई कर रहे हो, OBC सर्टिफिकेट लगा, SC ST जो भी आप लगा रहे हो, प्रॉपर फॉर्मेट के साथ प्रॉपर अप टू डेट आपके डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल होने चाहिए। और पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ 4 कॉपीज आप अपने पास रख लेना। फिजिकल और ऑनलाइन वेरिफिकेशन दोनों ही चीजें होंगी। इसके लिए आपको प्रॉपर्ली प्रिपेयर्ड रहना है जिस भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो। जैसे कि CUT के अंदर बहुत सारे लोग बोलते हैं ना भाई 200 से ज्यादा यूनिवर्सिटी है, इतने सारे जगहों पर आपको अप्लाई करना है। आपको अगर सिलेक्शन मिल गया तो वहां पे आपको फिजिकली अपीयर भी होना पड़ेगा। तो मेक श्योर कि आप जिस भी स्टेट में रहते हो सबसे पहले प्रेफरेंस उसी को देना, नहीं तो आपके लिए ट्रैवलिंग एक्सपेंस बढ़ सकता है और हो सकता है कि दूसरे स्टेट में दूसरी उस यूनिवर्सिटी के अंदर आपको इतना अच्छा एक्सपोजर ना मिल पाए। एडमिशन उसके बाद आपका कंफर्म हो जाएगा, बस आपके को रेडी रहना है डॉक्यूमेंट्स के लिए, फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए। तो दिस इज द थिंग जो कि आपकी CUT की काउंसलिंग के अंदर आपको देखने को मिलेगा। और अभी आज की डेट में आपको बिल्कुल भी रिलैक्स नहीं बैठना है। अपने आंसर कीज की जो अपडेट्स है उनको ट्रैक करते रहो, यूनिवर्सिटीज की पोर्टल चेक करते रहो रेगुलरली। मैं भी करता रहता हूँ, जिसमें मैंने देखा है कि IPU जो दिल्ली के अंदर अपनी काउंसलिंग कराते हैं उनका पोर्टल ओपन हो चुका है। DU के केस में बात करें तो उनका पोर्टल अभी ओपन नहीं हुआ है, कुछ कोर्सेज के लिए कर दिया है बट स्पेसिफिकली CUT UG स्टूडेंट्स के लिए नहीं करा है। डॉक्यूमेंट्स को रेडी करके रखो, अपनी प्रेफरेंस शीट को बना के रखिए। प्रेफरेंस शीट का भी मैं आपको फंडा बता देता हूँ एक, कि जब तक आपके पास CUT का स्कोर नहीं है प्रेफरेंस बनाने का कोई भी फायदा नहीं है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आपके स्कोर के बेसिस पे कहाँ पे चांसेस बन रहे हैं एडमिशन मिलने के, उसके बाद हम अपनी प्रायोरिटीज को सेट करेंगे। और बैकअप ऑप्शंस तो आपको हमेशा से रेडी रखने हैं। बैकअप नहीं रखोगे तो आगे जाके आपको बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है। बैकअप ऑप्शन मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि अगर हम सिर्फ CUT के भरोसे बैठे रहेंगे ना तो देखिए काउंसलिंग का प्रोसेस कितना लेट होगा, कितने दिन चलेगा, यू नेवर नो। प्रीवियस ईयर्स में यही देखा गया है कि डिले के चलते बहुत सारे स्टूडेंट्स के साल खराब हुए हैं। उन्होंने बस लास्ट तक यही सोच के चला कि यार ड्यू में तो मेरा हो ही जाएगा, किसी ने उनको प्रेफरेंस शीट बना के दे दी, किसी ने बोल दिया भाई तेरा इतना स्कोर आया, हाँ इस वाले कॉलेज में तो एडमिशन मिल जाएगा। हर साल सिनेरियोज अलग होते हैं, हर साल कट ऑफ्स अलग होती है, हर साल नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स अलग होता है, डिफिकल्टी लेवल अलग होता है। तो इसलिए आप लोगों को बैकअप प्लानिंग करना सबसे ज्यादा जरूरी है। ये था CUT काउंसलिंग की डिटेल्स। आई होप मैं आप लोगों को समझा पाया हूँ, बहुत शॉर्ट मैंने समझाने की कोशिश करी है। बाकी आने वाले टाइम में इन डेप्थ हम समझेंगे काउंसलिंग के बारे में। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है, क्वेरी आ रहा है, किसी यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो, किसी ऑप्शन को लेकर कंफ्यूज हो, तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दो, मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में उसी के ऊपर बात करने वाला हूं। आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल जरूर लगी। वीडियो यूजफुल लगी तो लाइक जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाबा टेक केयर, थैंक यू सो मच।